हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 13 तक को कवर कर लिया था। साथ ही साथ एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 के लिए, उसको मैंने आपको कंप्लीट कवर करा दिया है। टोटल 15 सेट है उस बुक में, सभी 15 सेट को मैंने कंप्लीट करा दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संक्षिप्त रूप REP का विस्तारित रूप है जो भारत के संविधान के पाठ में उपयोग किया जाता है। अगर आपको आंसर पहले से पता है फ्रेंड्स, तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिपील्ड। देखिए फ्रेंड्स, रिपील्ड का अर्थ होता है रद्द करना, यानी कि रिपील्ड का अर्थ क्या हो जाएगा, किसी कानून को औपचारिक रूप से रद्द करना। अगर किसी कानून को औपचारिक रूप से निरस्त या रद्द करना होता है तो भारतीय संविधान में उस स्थिति में रिपील्ड शब्द का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको आप ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न कवर होते चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 ईस्वी में पारित किया गया था। इसे बॉम्बे राज्य के 2 राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र को विभाजित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। और देखिए, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों पर इसे लागू किया गया था। क्लियर। महाराष्ट्र और गुजरात का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था और 1 मई के दिन जो है महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा कि पाणिनि ने निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। तो राइट आंसर इसका अष्टाध्यायी हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत व्याकरण की यह पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी। रघुवंशम कालिदास का है। कथा सरित सागर जो है इसके लेखक सोमदेव हैं। कौन है? सोमदेव हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, निम्न में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी। तरन तारण साहिब, ध्यान रखेंगे, तरन तारण साहिब की स्थापना सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। इस शहर का सिख धर्म में विशेष महत्व है और यह भारत के पंजाब राज्य के तरन तारण जिले में स्थित एक नगर है। राइट आंसर इसका गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कृषि लागत के संदर्भ में MSP क्या है। MSP क्या है बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों की फसल खरीदती है। ठीक है, भारत में 1966-67 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न। और फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए फ्रेंड्स, 2011 से लेकर के अब तक बिहार एसएससी में जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं, आप कह सकते हैं घटना चक्र, हिस्ट्री के सभी प्रश्नों को मैंने एक ही वीडियो में कवर करा दिया है। निश्चित रूप से देख लीजिएगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट को मैं आपको कवर करवा दूंगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। देखिए, छठा प्रश्न है कि कर्नाटक के निम्न में से किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो विरूपाक्ष मंदिर है ना, यह भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, किसको समर्पित है? भगवान शिव, यानी कि विरूपाक्ष देवता जो है भगवान शिव को समर्पित है और यह कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। द्रविड़ स्थापत्य शैली में यह निर्मित पवित्र स्थान है और ऐतिहासिक स्थल है। इस मंदिर का इतिहास विजयनगर साम्राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल भी किया गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन निम्न में से किस वर्ष हुआ था। अच्छा, अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। कॉमनवेल्थ जो है इसमें टोटल अब 56 सदस्य देश हो गए हैं। ठीक है, राष्ट्रमंडल में।
अभी 55वां जो सदस्य देश बना है वो गैबोन बना है। कौन बना है? गैबोन बना है। और 56वां जो सदस्य देश बना है वो टोगो बना है। तो ये आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए, पहला जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ये 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। और भारत पहली बार इसमें भाग कब लिया था राष्ट्रमंडल खेल में? तो 1934 में। 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा ये कहाँ पर होगा? तो बर्मिंघम में होगा, यूनाइटेड किंगडम में, बर्मिंघम। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि फ्लोट फेस्टिवल जो है, फ्लोट महोत्सव, यहाँ खालिस्तान दिए गए में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सव में से एक है। तो ये जो फ्लोट फेस्टिवल है, देखिए यह जो है पारंपरिक रूप से थेपो उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। यह एक थेपो उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। यह एक हिंदू धार्मिक त्यौहार है जो मुख्य रूप से मदुरई में मनाया जाता है। राइट आंसर इसका मदुरई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा कि वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स, ये पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को अरुंधति रॉय ने लिखा है। अरुंधति रॉय को 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार भी दिया जा चुका है, ठीक है। तो राइट आंसर अरुंधति रॉय हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में जय हिंद सेतु कहाँ अवस्थित है? जय हिंद सेतु जो है यह पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जो जयंती थी उसी के उपलक्ष्य में कोलकाता में जो नवनिर्मित मेजर हाट ब्रिज था, मेजर हाट, ठीक है, यहाँ फिर माजेर हाट, ये जो ब्रिज था इसका नाम बदल करके क्या रख दिया है? जय हिंद सेतु रख दिया है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? पहले महानिदेशक जो थे ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे। 1861 में इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना किया था और पहले महानिदेशक बने थे अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और फ्रेंड्स देखिए, बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी के लिए फ्रेंड्स 2022 वाली हम लोग एक टेलीग्राम पर पेड ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन वहां पर रहेगा, बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, 200 स्टूडेंट्स को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत लोगों ने पेमेंट कर दिया है। 7 तारीख से यह जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा, 7 जुलाई से। तो आप भी अगर चाहते हैं जुड़ना तो जुड़ सकते हैं। सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर दी गई है, वहां आप जाइए, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखेंगे कि हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? तो नेपाल में जो स्थित नहीं है ये कॉमेट है, ठीक है। यह जो है यह उत्तराखंड राज्य जो है अपना भारत का, उसके चमोली जिले में तिब्बत की सीमा के निकट स्थित है यह, ठीक है। बाकी सभी जो है ये नेपाल में है। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? देखिए, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाह है। इनको 2010 में स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म में जय हो गीत के स्पेनिश संस्करण के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया था। अभी रिसेंटली 2022 में भारतीय मूल की महिला फाल्गुनी शाह को ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। फाल्गुनी शाह जो भारतीय मूल की हैं, रिसेंटली उन्होंने अभी ग्रैमी पुरस्कार जीता है। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने की है? तो दीनबंधु मित्र ने किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो 1760 में हुआ था बांडीवास का युद्ध, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। यह एक सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। राइट आंसर इसका फ्रांसीसी हो जाएगा। फ्रांसीसियों की इसमें हार हुई थी। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो ये कौन था? तो फ्रेंड्स यह था भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको कि किस नाम से जाना जाता है? इसको मिंटो मार्ले सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। क्लियर, याद रखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? 1831-32 में हुआ था ये कोल विद्रोह, बुद्धो भगत के नेतृत्व में। ये जो हुआ था याद रखेंगे, सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम के अन्य क्षेत्रों में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर देखिए सिंहभूम दिया गया है। उसके बाद देखिए, चंपारण में इंडिगो के, यानी कि नील कहा जाता है हिंदी में इसको, नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे, ठीक है। और ये 1916 का जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, वहां पर गांधी जी से मिले थे
और जो किसानों की यहाँ पर दशा थी, जो उनकी दयनीय स्थिति थी, उस तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। इसके पश्चात 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। आपको याद है, चंपारण में नील की खेती की 3 कट्ठिया प्रथा प्रचलित थी, जिसमें कि 1 बीघा में 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठे में जो है 1 बीघा के जितना 20 कट्ठा में 3 कट्ठा का जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी, तो ये आपको ऑब्वियसली पता होगा कि राजधानी राजगृह या गिरिब्रज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद क्या था कि उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था और उसे मगध की राजधानी बनाया था। फिर शिशुनाग वंश के समय वैशाली मगध की राजधानी बनी थी। सब ध्यान रखना है आपको। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे निम्न में से किससे संबंधित थे, तो ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, 1929 में किसान सभा का आयोजन किया गया था और इसी अवसर पर प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महामंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह चुने गए थे। उसके बाद इन्हीं के नेतृत्व में 1936 में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। इसके भी पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे तथा महासचिव NP रंगा चुने गए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, तो ये आपको पता है कि यह चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो ये कहाँ से मिला है, कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। राजस्थान आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए लोथल जो है यह गुजरात में है। अगला प्रश्न है, धौलावीरा भी गुजरात में है। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है, तो यह त्रिरत्न जो है यह संबंधित है किससे, सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म राइट आंसर इसका हो जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी, तो यह कनिष्क था। इसी के समय चौथा बौद्ध संगति कश्मीर में हुआ था। पहला अजातशत्रु के समय कहाँ पर हुआ था, राजगृह में हुआ था। दूसरा वैशाली में कालाशोक के समय। तीसरा पाटलिपुत्र अशोक के समय में। चलिए निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये रिसेंटली अभी प्रश्न पूछा भी गया है BPSC में। तो देखिए ये वैशेषिक दर्शन था। वैशेषिक दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके प्रवर्तक कौन थे, कणाद थे या फिर इनको एक और नाम से जाना जाता है उलुक। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी देखिए योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल। ठीक है, और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी, रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी, नौरोज प्रथा की शुरुआत किया था, यह था आपका कौन हो जाएगा, बलवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो यह चोल साम्राज्य था। ठीक है, चोल साम्राज्य था। चोल वंश जो था इसकी स्थापना विजयालय ने किया था। क्लियर। चलिए राइट आंसर इसका चोल हो जाएगा। उसके बाद देखिए खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है सही दिया गया है। तो देखिए लाइमस्टोन, कैमूर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चूना पत्थर रोहतास और कैमूर के पठार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है ये पश्चिम चंपारण में है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, पश्चिम चंपारण में ही उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखेंगे। उसके बाद देखिए भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यह सबसे बड़ा जो जापान का द्वीप है ये होन्शु द्वीप है। ठीक है, होन्शु द्वीप है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। देखिए आगे ग्रीनलैंड के बारे में पूछा गया है। ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है, तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक भाग है। ठीक है, यह अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच कनाडा के पूर्व में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा यह द्वीप है। राइट आंसर इसका डेनमार्क हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, सबसे अधिक देश जो है यह अफ्रीका महाद्वीप में है। राइट आंसर इसका अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे चिकमंगलूर, कुर्ग और बाबा बुदनगिरी ये कर्नाटक के प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र हैं।
जबकि पुलनेज जो है ना, यह पुलनेज यह तमिलनाडु में अवस्थित एक प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र है। राइट आंसर पुलनेज हो जाएगा, ये तमिलनाडु में है। कॉफी उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा का नाम अटल टनल है। और देखिए यह जो है पूर्वी पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे पूर्वी पीर पंजाल। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का आशय होता है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ठीक है, तो राइट आंसर देखिए इसमें से क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन को पहले आप पढ़िए। तो देखिए सभी ऑप्शन को एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर आंसर बताइएगा। राइट आंसर इसका मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। उसके बाद देखिएगा कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची जो है किस अनुच्छेद के तहत दी गई? ये 29 कार्य पंचायती राज को याद रखेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आर्टिकल 243G में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि नागरिकता संशोधन जो कानून है कब पारित हुआ था? नागरिकता संशोधन कानून जो है लोकसभा से यह पारित हुआ था 10 दिसंबर 2019 को, और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हो गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए 11 दिसंबर 2019 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की थी, और यह कानून 10 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गया। अगला प्रश्न है, और इसके तहत जो है आपको याद भी होगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो यह 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 64वां हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए ये जो 73वां संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन के रूप में पंचायती राज संस्था को वैधानिक दर्जा भी मिला था। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये कंपनी थी डच। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। राइट आंसर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? विकेंद्रीकरण का बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। बाकी जो है सभी हैं, ये नहीं है, बिल्कुल जगाना होता है, यहाँ नहीं दिया गया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? तो ऐतिहासिक जो नहीं था वो आपका कौन हो जाएगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। ठीक है, इसमें जो है अस्पृश्यता का प्रचार और आचरण करने और उसकी उपज किसी निर्योग्यता को लागू करने तथा उससे संबंधित बातों को दंड विहित करने के संबंध में दंड प्रावधान का है, यानी कि अस्पृश्यता से संबंधित है। बाकी देख लीजिए, बाकी सभी सही हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 324 है। ठीक है, 324। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं, याद रखेंगे। किस अरब देश ने अपना पहला नाभिकीय संयंत्र जो है प्रारंभ किया है? तो यह कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात है, याद रखेंगे। बराकाह इसका नाम है, बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, बराकाह, यहाँ मैं लिखता हूँ बराकाह। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले विदेशी यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट की व्यवस्था की गई थी। दिल्ली हो जाएगा। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय सेना में सम्मिलित किया गया? तो ये आपको याद भी होगा, सम्मिलित किया गया था कहाँ पर? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अंबाला में। ठीक है, राइट आंसर इसका अंबाला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट जो है, फाइटर जेट जो है, इसको उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला शिवांगी सिंह है। शिवांगी सिंह है। राफेल को कौन सा कंपनी बनाया है? एसॉल्ट एविएशन। ठीक है, सॉरी डिसॉल्ट एविएशन, एसॉल्ट नहीं डिसॉल्ट एविएशन। ठीक है, याद रखेंगे, ये फ्रांस की है। उसके बाद देखिए भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? इसका नाम रुद्रम है।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा तैयार किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा। रुद्रम, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में रुद्रम है। अगला प्रश्न है कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। पीएम कुसुम योजना, इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। इसके तहत जो है सरकार किसानों को 60% की सब्सिडी देगी तथा 30% लोन देगी, ठीक है, और 10% किसानों को स्वयं लेनी होगी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर इसका जो है 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में देखिएगा, किसानों की डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। उसके बाद देखिए, बिहार सरकार के 7 निश्चय जो है निम्न में से कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं है। तो 7 निश्चय में जो है सम्मिलित कौन सा इसमें से नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा बाल कल्याण, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य जो है नहीं है, बताइए इसका राइट आंसर। खादों का निर्यात नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए, खादों का वितरण, खादों की खरीद, खादानों में बफर स्टॉक का रख रखाव, ये सभी इसके प्रमुख जो है उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारतमाला परियोजना से भारत के निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना जो है, इससे संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कौन सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है यह, जिनमें बंदरगाह, सड़क, राष्ट्रीय गलियारों को अधिक बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय गलियारों को विकसित करना शामिल है। यानी कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद देखिएगा कि कौन सा पौधों में जल संवहनी ऊतक है, तो ये जाइलम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संरक्षित बल की विशेषता है। संरक्षित बल की विशेषता आपसे पूछा गया है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। इसका उदाहरण है गुरुत्वीय बल, स्प्रिंग बल। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मकड़ी के जाले किसके बने होते हैं, जो प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर हैं। तो ये सिल्क रेशा का एक प्रोटीन फाइबर है, सिल्क हो जाएगा। उसके बाद देखिए, परमाणुकता के संदर्भ में ऑर्गन निम्न में होता है। तो ऑर्गन जो है, जितने भी जो अक्रिय गैस है ऑर्गन, इसके अलावा और भी है हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, यह एक परमाणुक होते हैं, ठीक है, एक परमाणुक हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए, ओलोंग एक प्रकार के क्या है, तो ओलोंग जो है एक प्रकार का चाय है। क्या है यह, एक प्रकार का चाय है, क्लियर। इसमें क्या होता है, इससे ग्रीन टी और काली टी बनाया जाता है, यानी कि काली चाय। और इसमें कैफीन के अलावा विटामिन, मिनरल और मददगार ऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चाय का। फैराडे स्थिरांक क्या है, तो पूरा ऑप्शन देख लीजिएगा, यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा जो है नहीं बदलता है। तो नहीं कौन सा बदलेगा, तो ये आवृत्ति नहीं बदलेगा, ठीक है। आवृत्ति नहीं बदलती है, परंतु वेग, इसका तरंग दर, ये सभी परिवर्तित हो जाते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा था वह नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ठीक है फ्रेंड्स। कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 1969 में इन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था, 20 जुलाई के दिन। उसके बाद देखिएगा कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड यहाँ पर दिया गया है, उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो 242 में से 94 को घटा देंगे तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, 148 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है परमाणु क्रमांक है और ये परमाणु द्रव्यमान है। द्रव्यमान में से क्रमांक को घटा दीजिएगा, आ जाएगा परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक, तो ये आपका 148 आ जाएगा। सबसे ज़्यादा सयांता इसमें से किसकी होगी, सबसे ज़्यादा सयांता जो होगी इसमें से किसकी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, शहद जो है सबसे अधिक गाढ़ा होता है, तो जो जितना गाढ़ा होगा उसकी सयांता उतना ही अधिक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसरो का संक्षिप्त रूप आपको पता है, इसरो का क्या होता है, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है, और अंग्रेजी में यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, और वर्तमान में इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है, एस सोमनाथ हैं। दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है, मायोपिया से, और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा, बताइए इसका राइट आंसर। तो 100/6 हो जाएगा ना,
तो ये आपका 16.7 न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड कहा जाता है एलईडी का फुल फॉर्म। इसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? एलईडी के संदर्भ में जो है कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? पहले आप सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, फिर इसका राइट आंसर आप बताइएगा। देखिए सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसमें से देखिए जो गलत कथन दिया गया है, एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, ये गलत दिया गया है, ठीक है। एलईडी में जो है क्या होता है, सेमी कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, पारा का नहीं। उसके बाद देखिए सौर भट्टी में प्रयोग होता है, तो सौर भट्टी में जो है किसका प्रयोग होता है बताइए? राइट आंसर इसका क्या होगा? अवतल दर्पण। इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का जो है सौर भट्टी में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? सबसे चमकदार जो ग्रह है जो है यह आपका कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका जो है ये आपका शुक्र हो जाएगा, ठीक है। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगनी, इन सब नाम से जाना जाता है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है। उसके बाद देखिए अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशित उपकरण क्या है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी। राइट आंसर इसका हो जाएगा माइक्रोस्कोप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर दिया गया है स्टेथोस्कोप। इससे क्या होता है? तो रक्त संचार परीक्षण करने का यह यंत्र है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या है? लैंडर का नाम जो है वो पूछा गया है, तो विक्रम लैंडर का नाम है और रोवर का नाम जो है वो प्रज्ञान है। अगला प्रश्न है कि अल्ट्रासोनिक तरंग, अल्ट्रासोनिक पूछा गया है, यानी कि पराश्रव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज ऊपर की जो ध्वनि तरंग है उन्हीं को कहा जाता है। तो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति की ध्वनि तरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी देख लीजिएगा, 20 किलो हर्ट्ज से कम आवृत्ति को इंफ्रासोनिक कहा जाता है, जिसको हमारी कान नहीं सुन सकती हैं, ठीक है, जिसको कि हिंदी में अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है। और श्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज के बीच की, ये वाला जो दिया गया है इसको जो है श्रव्य कहा जाता है, ऑडिबल कहा जाता है। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण जो है इसमें से कौन सा हो जाएगा बताइए? पानी का उबलना, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह आपका यहाँ पर यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है। यूरेनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट तथा परखनलियों के प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो यह बनता है किससे? सोडा कांच या मृदु कांच का। यहाँ पर देखिए सोडा कांच दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो विद्युत चालकता सबसे अधिक जो है इसमें से किसका हो जाएगा? राइट आंसर चांदी हो जाएगा। चांदी की विद्युत चालकता इसमें सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए रजत दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। देखिए पृथ्वी का वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, अपना स्कोर बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जानकारी दी गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम से जुड़िए और सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी गई है।